हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो इस समय हमारी एनसीईआरटी भूगोल 7 की आज लास्ट चैप्टर रेगिस्तान में जीवन कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ क्लास 7 एनसीईआरटी भूगोल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज रेगिस्तान में जीवन अध्याय को समाप्त करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों को उगाने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि रेगिस्तान कैसे होते हैं। तो रेगिस्तान तापमान के आधार पर गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के रेगिस्तान होते हैं। तो अब कहाँ गर्म होते हैं, कहाँ ठंडे होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। उनका जनजीवन, वहाँ का वनस्पति, सभी चीज़ें आज कंप्लीट करेंगे। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। एक फैक्ट है। रेगिस्तान का अर्थ क्या होता है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो रेगिस्तान में कैसा है? तो अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान दोनों होता है। यदि ये प्रश्न आ जाए, काफी देखिए फंसाने वाला। रेगिस्तान आदमी जैसे ही सुनेगा वहां सोचेगा कि वहां तापमान उच्च होती है, वहां बालू होता है, लेकिन नहीं, अत्यधिक ऊंच और निम्न तापमान दोनों होता है, क्योंकि रेगिस्तान गर्म और ठंडा दोनों होता है। चलिए, गर्म रेगिस्तान सहारा। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो यहाँ एक ही शीर्षक से समझ में आ गया कि रेगिस्तान सहारा जो है वह गर्म है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। तो ये सहारा है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो एक प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो सहारा। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल भी याद रखिए, 8.54 लाख। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। तो सहारा रेगिस्तान में कौन कौन से 11 देश हैं ये भी समझ लीजिए। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टाने सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। ये देखिए, ये है सहारा, सहारा का रेगिस्तान। तो ये अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश में सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तर माने ऊपर में है, इसका मतलब उत्तरी क्षेत्र में है। ये भी प्रश्न बनता है कि मान लीजिए अफ्रीका में सहारा कहाँ है? तो अफ्रीका में सहारा जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर और इधर से आपको लाल सागर, जो कि एशिया से लाल सागर और भूमध्य सागर अलग करता है। कर्क रेखा देखिए यहाँ से गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। ये हिंद महासागर हुआ, ये अटलांटिक महासागर हुआ, मकर रेखा, दोनों कर्क और मकर दोनों गुजरती हैं। तो ये एक विश्व का अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। ये एक फैक्ट है, देख लीजिए। फैक्टों से भी प्रश्न बनता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां
सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। एक फैक्ट और है, ये भी देख लीजिए। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान है 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था। तो सहारा का सबसे गर्म यदि तापमान की बात किया जाए तो लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है कौन, जो त्रिपोली, जो त्रिपोली, यह है कहाँ, अजीजिया में। अब देखिए सहारा की जलवायु के बारे में आप देख लीजिए एक नज़र। तो जलवायु जो है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब वनस्पति और प्राणी जगत को देख लीजिए। सहारा रेगिस्तान के वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। एकेसिया, यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ये देखिए, ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ की प्रमुख जीव जंतु है। देखिए सहारा रेगिस्तान का मरुद्यान। ये देखिए एक फैक्ट देख लीजिए। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? लोगों के बारे में अब समझ लेते हैं। सहारा के जनजीवन। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। तो ये बेदुइन और तुआरेग ये क्या है? तो रेगिस्तान सहारा के लोग हैं। और चलवासी जनजाति वाली ये लोग, ये जनजाति जो है बेदुइन एवं तुआरेग, ये चलवासी जनजाति है। चलवासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये भी प्रश्न बनता है। तो चलवासी जनजाति रेगिस्तान के सहारा में पाई जाती हैं। और ये जनजाति बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो मिस्र कपास के लिए मिस्र प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों के ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। एक फैक्ट है भारत से संबंधित। अब भारत में लद्दाख जो ठंडा रेगिस्तान है, लद्दाख का नाम सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि सिर्फ बर्फ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान भारत का है ये। तो लद्दाख दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाह का अर्थ है देश, यानी पर्वतीय दर्रों का देश लद्दाख का अर्थ है। अब इसके फैक्ट को देखिए। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि जास्कर पर्वत लद्दाख के किस दिशा में है, तो दक्षिण में है और काराकोरम उत्तर में है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है।
ये नदी गहरी घाटियों एवं महाखंड गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे ग्रेंगी हिमानी। तो ग्रेंगी हिमानी कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख में पाया जाता है, ये भी नहीं भूलिएगा। ये प्रश्न बनता है कि ग्रेंगी हिमानी कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख में। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिसमें सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ये देखिए, ये आपका गिलगित, ये चीन, सियाचिन हिमनद, इंडस नदी, श्योक नदी, दोहरा गंगा, ये सब कारगिल लद्दाख श्रेणी, जम्मू कश्मीर, बारालाचा, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से ऊपर ये लद्दाख का श्रेणी है। देखिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये लद्दाख के बारे में मैप है ये। अब देखिए, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यहाँ एक फैक्ट को देखिए, लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिम भूमि। तो ध्यान रखिएगा, खा पा चान लद्दाख को बोलते हैं, खा पा चान। चलिए यहाँ की वनस्पति एवं प्राणी जगत के बारे में समझते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, बिलो एवं पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं। तो सरपत एवं पापलर। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं, जिसमें राबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। तो ये ध्यान रखिए, राबिन क्या है, रेड स्टार्ट क्या है, तिब्बती स्नोकॉक क्या है, रेवने क्या है। तो ये लद्दाख की पक्षियां हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ के लोगों के बारे में समझिए। क्या आप लद्दाख तथा एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। तो लद्दाख में किस तरह के लोग पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, तो मुसलमान या बौद्ध, दो तरह के, बौद्ध और मुसलमान। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। तो गोपा क्या है? तो बौद्ध मठ होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहाँ से बनता है कि गोपा, तो ये बौद्ध मठ है। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिकसे, से एवं लुमा लामा यूरू। तो ये भी यहाँ ध्यान रखिएगा, हेमिस क्या है, थिकसे क्या है, से एवं लामा यूरू क्या है। तो हेमिस, थिकसे, गोपा ये सब बौद्ध मठ हैं। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हेमिस, थिकसे, से एवं लामा यूरू, गोपा ये बौद्ध मठे हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ने लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रश्न बनता है कि लेह को, जो लद्दाख की राजधानी है, यह जोजिला दर्रा होता हुए कश्मीर घाटी से कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो राजमार्ग 1A। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? एक फैक्ट देख लीजिए, तब और आगे पढ़ लेते हैं। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है: रोहतांग ला, बारालाचा ला, लून गलाचा ला एवं टंगलंग ला।
यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिम नदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ये देखिए, यहाँ से हमारा टॉपिक आज का समाप्त होता है। तो आज के यहीं हम अपने सभी टॉपिक को भूगोल एनसीईआरटी समाप्त करते हैं, और इसमें कुछ प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। इसके अनुसार सहारा अफ्रीका किस भाग में स्थित है? तो सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो गर्म है। लद्दाख रेगिस्तान का अधिकांश निवासी बौद्ध एवं मुसलमान हैं। रेगिस्तान की विशेषता होती है अधिक नहीं विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, किसके लिए? बौद्ध मठ के लिए। तो इस तरह से मिस्र में क्या होता है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। इस तरह से आप अच्छे से पढ़े होंगे तो सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।